तो क्या हाल चाल। देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज कि किस किस के अंदर डिफरेंस बताना है आपको, चार्ज और मास के अंदर। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों कि इस तरफ लिखो आप मास और इस तरफ क्या लिखो आप, चार्ज। ठीक है, इस तरफ आपका मास हो जाएगा और इस तरफ आपका चार्ज। मास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है बेटा, हमेशा पूरे यूनिवर्स में सबसे कम मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो मास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मास आर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। हम कह सकते हैं बच्चों कि मास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, कि मास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। और चार्ज कैसी होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है बच्चों, कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी हो सकती है। फिर क्या बात है बेटा, सेकंड पॉइंट पे क्या लिखते हैं, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो इकाई होती है बच्चों, मास की यूनिट होती है बेटा किलोग्राम। क्या होती है आपकी, किलोग्राम। इसकी यूनिट किलोग्राम होती है। और बच्चों चार्ज की क्या यूनिट होती है, कूलाम। ये भी डिफरेंस भाई इसमें, C फॉर कूलाम। ठीक है, यूनिट इसकी किलोग्राम और इसकी यूनिट कूलाम्स होती है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखो थर्ड पॉइंट पे एक इक्वेशन आती है, m इज इक्वल टू एम नोट रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन में c स्क्वेयर। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, m का मतलब होता है मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी कि बॉडी के ऊपर कितना मास है। और m नोट का मतलब वही बॉडी रेस्ट कर रही है, रेस्ट ऑफ मास बॉडी, रेस्ट ऑफ मास बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अगर कोई बॉडी चलती है तो उसका मास भी चेंज होगा और उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे कोई भी बॉडी भागती है बहुत तेज तेज से तो उसका मास और उसकी वेलोसिटी दोनों चेंज होते हैं। और ठीक है, और जैसे भी वो बॉडी रेस्ट में होती है तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती और उसका मास भी चेंज नहीं होता। तो इससे हम इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का, कोई भी जो बॉडी होती है उसका मास उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन हमने यहाँ पे क्यों लिखी है, तो इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं अगर कोई भी बॉडी ठीक है मूवमेंट करती है मतलब चलती है तो वहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो मास किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे। तो मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी, कि भाई मास किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे। क्योंकि चलता है जब चेंज होता है, चलता नहीं चलता है तो चेंज नहीं होता। लेकिन चार्ज का इससे कोई लिंक नहीं होता। तो चार्ज इंडिपेंडेंस टू वेलोसिटी, मतलब इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करेंगे वो होता है चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ये क्वांटाइज्ड नहीं होता। 4 पॉइंट, चार्ज आर क्वांटाइज्ड। चार्ज को क्वांटाइज्ड करते हैं, फॉर्मूला क्या बताया था आपका, प्लस माइनस एन। मास को क्वांटाइज्ड नहीं कर सकते, तो यहां पे लिख देना नो, मास आर नॉट क्वांटाइज्ड, इसको क्वांटाइज्ड नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये आपके डिफरेंस बिटवीन मास और चार्ज, और मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। किसकी बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की, कि चार्ज को अलग अलग टाइप से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसको 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों। सबसे पहली टाइप होती है, इसको बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है कोई भी लेंथ, एक रोड लो जिसके ऊपर पूरे पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का चार्ज क्या हुआ है,
और लेंथ क्या है इस पूरे रोड की, लेट है लेंथ एल। तो इसका मतलब क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, कि कितनी लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको लैम्बडा से, ठीक है। लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज, टोटल चार्ज बटे टोटल लेंथ। तो टोटल इसका चार्ज हो जाएगा अपॉन में इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। चार्ज अपॉन में लेंथ, उसे क्या बोल लेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर का मतलब होता है आपकी लंबाई, ठीक है। और यूनिट क्या होगी इसके हिसाब से, यूनिट होगी बच्चों इसकी तो होती है कूलम और रेडियस की मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपका इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मास जीरो, चार्ज का क्या होता है एम्पियर टाइम और लेंथ इनवर्स, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। लीनियर का मतलब क्या होता है वन डायमेंशन में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो चार्ज अपॉन में लेंथ, नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड जो होती है आपकी वो होती है सरफेस, टू डायमेंशन सरफेस, होलो के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, ये वन डायमेंशन के लिए यूज करेंगे। सरफेस का मतलब क्या होता है एरिया, जैसे मान लो आपका ये एरिया है कोई, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका एरिया ए है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन में इसका एरिया, एरिया लिखो या इसका सरफेस लिखो, एक ही बात होती है बच्चों, चाहे एरिया लिखो चाहे सरफेस लिखो एक ही बात होता है। तो सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन में इसका एरिया, कितना एरिया है इसका, ठीक है। जो इसकी यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी, यूनिट हो जाएगी बच्चों चार्ज की तो कूलम, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को जो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका मास जीरो, चार्ज का एम्पियर टाइम और एरिया L-2। जो कोई नीचे से ऊपर आएगा तो ड्राइव करेंगे इसको, तो नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आती है सेकंड में, ठीक है, बॉडी के आउटसाइड की तरफ रहेगा। और थर्ड जो आता है वो होता है वो सॉलिड के लिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम का मतलब 3D सॉलिड, जैसे मान लो कोई सॉलिड सरफेस है 3D का, पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है प्लस 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 प्लस, और वॉल्यूम है इसमें V, ठीक है। तो इसके इनसाइड की तरफ प्लस प्लस प्लस, बहुत से चार्ज इस पे प्लस प्लस प्लस, ठीक है, इनसाइड की तरफ, किससे यही चार्ज इनसाइड की तरफ। तो इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं 10th क्लास में रेजिस्टिविटी बोलते हैं रो डेंसिटी, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, चार्ज की कूलम और वॉल्यूम की मीटर माइनस क्यूब, ठीक है, मीटर माइनस क्यूब। तो ऐसे याद करना है, इनका तरीका बता रहा हूँ पहले। लीनियर का मतलब लेंथ, सरफेस का मतलब एरिया होता है, वॉल्यूम का मतलब 3D, ठीक है। तो चार्ज अपॉन में लेंथ, चार्ज अपॉन में लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बटे में सरफेस सिग्मा होता है, और चार्ज अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हम होलो के लिए यूज़ करेंगे बच्चों, और ये 3D सरफेस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। सॉलिड होगा आपका, ये क्या होगा सॉलिड। और इसकी यूनिट याद रखना कूलम मीटर माइनस 2 कूलम मीटर माइनस क्यूब, ठीक है, ये होती है। देखो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो है आपका इसके ऊपर कि स्मॉल पार्ट करके इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। देखो न्यूमेरिकली पोर्शन में इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, जैसे सर इसका यूज़ कैसे होता है, ठीक है, यूज़ कैसे होता है। देखो बच्चों बता रहा हूँ मैं, इसी में मान लो आपके पास ये रोड है, टोटल लेंथ कितनी इसकी भाई L, एक छोटा सा हिस्सा काटो यहाँ से, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा, ये कट 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 कट, छोटा सा हिस्सा। टोटल लेंथ तो आपकी कितनी है L, छोटा छोटा हिस्सा काटते रहो, जब तक काटते रहो जब तक कंप्लीट L ना आ जाए। तो छोटा सा हिस्सा की डिस्टेंस क्या दे दी, डिस्टेंस लेट dx, और चार्ज भी स्मॉल मानो लेट dq। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, लैम्बडा इज इक्वल टू छोटा सा चार्ज जो काटा है बिल्कुल छोटा सा स्मॉल स्पेस का dq, और बटे में स्मॉल डिस्टेंस जो काटी है आपने dx हटा। तो हमें न्यूमेरिकली पोर्शन में इस स्मॉल चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो स्मॉल चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी dq की। तो dq क्या होगा बेटा, dq इज इक्वल टू टोटल चार्ज बटे लेंथ, टोटल चार्ज बटे लेंथ मल्टीप्लाई में dx, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट करके, इसके बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट करके
हम पूरा कंप्लीट इसका लेंथ निकाल लेंगे। तो ये है न्यूमेरिकली पोर्शन के लिए यूज करेंगे। अब सर इसमें कैसे यूज करेंगे? इसमें भी ऐसे यूज करेंगे, एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा कट करो, ठीक है, छोटा सा हिस्सा कट करो, ये तो हो जाएगा आपका डी, ये तो हो जाएगा आपका डी क्यू, और एरिया भी स्मॉल एरिया, छोटा छोटा एरिया काटते रहो ताकि पूरा कंप्लीट कट जाए। तो एरिया डी ए, चेंज टू एरिया, छोटा छोटा बिल्कुल स्मॉल पार्ट। तो चार्ज अपॉन में एरिया इज इक्वल टू चार्ज कौन सा? छोटा सा चार्ज, स्मॉल चार्ज डी क्यू, और छोटा सा एरिया जो काटा आपने डी ए। तो डी क्यू क्या होगा इसका? चेंज टू चार्ज क्या होगा? चेंज टू चार्ज इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज अपॉन में एरिया मल्टीप्लाई में डी ए, चेंज टू एरिया। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा स्मॉल चार्ज न्यूमेरिकली पोर्शन के अंदर। फिर नेक्स्ट वॉल्यूम में कैसे काटेंगे? वॉल्यूम में बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट करो, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखो? डी क्यू, और यहाँ का इसका वॉल्यूम का डी वी। तो बराबर किसके करो? डी क्यू अपॉन डी वी। तो डी क्यू का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में वॉल्यूम और मल्टीप्लाई में चेंज टू वॉल्यूम। ये यूज़ कब करने हैं? ये यूज़ न्यूमेरिकली पोर्शन के अंदर करना, नहीं तो सिंपल याद रखना, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज अपॉन में लेंथ, चार्ज अपॉन में सरफेस, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। और ये यूज़ करना न्यूमेरिकली पोर्शन के अंदर। नेक्स्ट देखो बच्चों, बात करते हैं हम कूलम्ब्स लॉ। सबसे इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड के लिए कूलम्ब्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट है आपका टॉपिक कूलम्ब्स लॉ, सबसे इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकली पोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फोकस करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल पे। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ सर होता क्या है? कूलम्ब्स लॉ एक ऐसा लॉ नियम होता है जिसके अंदर दो चार्ज होते हैं, प्लस प्लस और एक प्लस और माइनस। अट्रैक्टिव पे भी वैलिड है और रिपल्सिव। जैसे लेट मान लो कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने से पहले एक चार्ज आपका बच्चों पॉजिटिव का, दूसरा भी पॉजिटिव का, और बीच की रेडियस क्या है? लेट ये आर। तो ये बताओ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब ये इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस तरफ लगाएगा। रिपेल का सिंबल बच्चों ये होता है दूर दूर, और अट्रैक्ट का सिंबल ये होता है अट्रैक्ट अंदर की तरफ, ठीक है। तो प्लस प्लस, ये प्लस, बीच की रेडियस क्या होगी इसकी? सेंट्रल दूरी क्या होगी इसकी? आर। तो क्या कर रहा है आपसे? ये अट्रैक्ट कर रहा है रिपेल, तो रिपेल करेगा ये, रिपेल, ठीक है। ये क्या करेगा? आपका रिपेल करेगा, ये रिपेल और अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखेंगे इसको? जैसे दो चार्ज है Q1 और Q2 इक्वल 0। अब ये तो दो चार्ज पॉजिटिव से बड़ा होगा या ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा? हमें पता है ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस के अंदर? ये कर रहे हैं आप आपस के अंदर रिपेल मतलब दूर हो रहे हैं। तो 0 से बड़े होंगे ये, ग्रेटर, क्योंकि पता है आपको ये भी पॉजिटिव, प्लस प्लस, प्लस प्लस क्या होता है मैथ में? पॉजिटिव। तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो क्या करेंगे? ये रिपेल। तो ये रिपेल का सिंबल है, ठीक है। अगर हम एक पॉजिटिव ले ले और एक नेगेटिव का ले ले तो क्या करेगा? पॉजिटिव का इस तरफ, नेगेटिव का अंदर की तरफ, और ये बीच की रेडियस लेट मान लेते हैं हम आर। तो किसका सिंबल है? ये अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस और ये माइनस। तो एक Q1 प्लस का, Q2 माइनस का। तो प्लस माइनस क्या, कौन सा बड़ा होगा? 0 ग्रेटर होगा। तो ये किसका है? ये अट्रैक्शन का, और ये आपका रिपल्सन का, दोनों पे वैलिड करता है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मतलब जितना हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं उतना दोनों चार्ज की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब इक्वेशन, समीकरण। अब फिर सेकंड, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बच्चों तो सेंट्रल से जो दूरी ली गई होती है, मतलब हम दूरी को अगर इंक्रीज कर देंगे तो इसका फोर्स कम हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तभी वैलिड करता है जब दो चीज सेंट्रल हो, ठीक है। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन नंबर सेकंड, कि रेडियस को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स उसका कम हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से वी गेट, कि दोनों से प्राप्त करने पर ये एफ, तो भाई आपका एफ ये डायरेक्टली का और ये इनवर्सली का, दोनों को मिलके बन गया प्रोपोर्शनल। Q1 Q2 अपॉन में आर का होल स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन 1/r का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कभी भी प्रोपोर्शनल हटता है
तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा आपका के क्या है बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो के क्या है यहाँ पे लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कह सकते हो, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। वैल्यू क्या होती है, पहले इसकी वैल्यू बता देता हूँ। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ग्रीक वर्ड है ये एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो वैल्यू इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है के की 9 × 10⁻9, और इसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नोट की 8.85 10⁻12। यूनिट और डायमेंशन इसका हम बाद में निकालेंगे। 8.85 10⁻12 को यहाँ पे रखने पर डायरेक्ट जो सोल्व करेंगे वैल्यू इतनी आएगी डायरेक्ट। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब जो फोर्स आपने लगाया वो किस में, फ्री स्पेस में। अगर यहाँ पे डिग्री लगा देते हैं तो फ्री स्पेस, हटा लेते हैं तो मीडियम में, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो F = K Q1 Q2/R का होल स्क्वायर। मतलब ये फोर्स किस में है, फ्री स्पेस में, क्योंकि हम इसको खोल लेंगे तो क्या आएगा एप्सिलॉन नोट, ठीक है। बार बार बच्चों इसको लिखेंगे तो ये वैल्यू याद आपको हो जाएगी। ये चार्ज प्लस का आपका, ये चार्ज प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपेल दोनों बाहर की तरफ, एक चार्ज प्लस का एक माइनस का, दोनों अट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, 0 ग्रेटर होगा, ये दोनों चार्ज लेस होगा, इसमें दोनों चार्ज ग्रेटर होगा, ठीक है, और 0 स्मॉल होगी। ये रिपल्सन का है और ये अट्रैक्ट, दोनों का काम करता है, ठीक है। और ये आपका फॉर्मूला है, और ये स्केलर फॉर्म में बच्चों, स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में हम अभी बताएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, कि सर डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन होगी बच्चों कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि द फोर्स ऑफ इंटरसेक्शन एनी 2 पॉइंट चार्ज डायरेक्टली proportional to product of two masses, ये चार्जेस है, चार्जेस को प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस एंड इनवर्सली proportional to square of distance between them, square of distance between them। देखो बच्चों डेफिनेशन कैसे याद करनी है कि द फोर्स ऑफ, यहाँ से डेफिनेशन याद करनी है आपको कि द फोर्स ऑफ इंटरसेक्शन एनी 2 पॉइंट चार्ज, कोई भी 2 पॉइंट चार्ज लिए हमने यहाँ पे, कोई भी 2 पॉइंट चार्ज यहाँ के मान लो या यहाँ के 2 पॉइंट चार्ज लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिंबल होता है बेटा इन दोनों के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्ज, दोनों चार्ज की गुणा हो रही है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई हो रही है 2 चार्जेस की, एंड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली इसके लिए नीचे के लिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इनका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, इनवर्स स्क्वायर लगा रखा है, उसे क्या बोलते हैं, नोन एज कूलम्ब्स लॉ। ये है कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन, ठीक है। पहले ये आपका डायग्राम, फिर इसका ये ड्राइव, और फिर ये इसकी डेफिनेशन। अब इसके अंदर बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, भाई कूलम्ब्स लॉ की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स होते हैं, मतलब ये रिपल्सिव पे भी काम करता है और अट्रैक्टिव पे भी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स होते हैं। क्या होते हैं, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होते हैं। अट्रैक्ट भी ये आपका रिपल्स भी करता है और अट्रैक्ट दोनों का काम कर लेता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ये लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होते हैं, लाइन और सेंट्रल दोनों ही, लाइन ज्वाइनिंग फोर्स मतलब लाइन से लाइन मिलती है और सेंट्रल होती है, सेंटर से दूरी लेनी होती है, ये क्या होती है आपकी सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, सेंटर से लगते हैं। और दूसरी बात लाइन ज्वाइनिंग, लाइन से लाइन रेडियस लेनी होती है, ठीक है। चौथा है बेटा ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है कंजर्वेटिव फोर्स, वो होता है आपका
जो पाथ पे डिपेंड ना करे, जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। तो क्या है ये? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जो इंडिपेंडेंस टू पाथ, इंडिपेंडेंस टू पाथ, जो पाथ पे डिपेंड ना करे। ठीक है, 5वां पॉइंट किसको शो करता है? ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो शो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर आप रेडियस को इंक्रीज कर दोगे तो फोर्स उसका कम हो जाएगा। अगर आप रेडियस को जितना ज़्यादा करोगे चार्ज के बीच की रेडियस को, तो उतना आपका फोर्स क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, ग्राफ कैसा आएगा इसका? हाइपरबोला। ये तो आपका फोर्स हो गया, ये आपका रेडियस। ग्राफ आएगा हाइपरबोला कि हम फोर्स को तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी रेडियस उतनी डिक्रीज होती जाएगी। क्या होगी? डिक्रीज। ठीक है, पॉइंट नंबर आपका 6 छठा, ये वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, जहाँ पे पॉइंट चार्ज होता है वहाँ पे लगेंगे, बाकी पे नहीं लगेंगे। वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्या होता है? कि जहाँ पे पॉइंट चार्ज मिलेगा वहाँ पे वैलिड है, एक्सटेंडेड पॉइंट पे वैलिड नहीं होता ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 कि कूलम्ब्स लॉ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कमजोर होता है और ग्रेविटेशन से स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके लिए ट्रिक है एक सहवाग। सहवाग क्या ट्रिक क्या है? सबसे ताकतवर होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो हम पहले +1 में पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ताकतवर है। इसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये कूलम्ब्स लॉ इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इसके बाद कमज़ोर कौन है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे लगता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे कमज़ोर कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल। तो हम कह सकते हैं वीकेंड से कूलम्ब्स लॉ किससे ग्रेटर होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा फोर्स होता है, कूलम्ब्स लॉ बड़ा फोर्स होता है, इससे ग्रेटर होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये आपकी, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों पे वैलिड होता है। लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन से लाइन मिलती है। सेंट्रल है, जो फोर्स लगता है वो सेंटर से लगता है। कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। एंड शो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मीनिंग क्या होता है बेटा? कि अगर आप फोर्स को बढ़ाओगे तो रेडियस की कम हो जाएगी। ग्राफ हाइपरबोला। ठीक है, और किस पे लगता है ये? ओनली पॉइंट चार्ज पे लगता है। किस पे लगता है ये? पॉइंट चार्ज पे लगता है। नेक्स्ट, ये ग्रेविटेशनल से ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स से ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब है इसकी लिमिटेशंस कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। देखो लिमिटेशंस क्या है इसकी बच्चों? लिमिटेशंस है इसकी गलतियाँ, इसकी ड्रॉबैक्स क्या है? लिमिटेशंस, लिमिटेशन गलतियाँ क्या है? जैसे मान लो हमने एक बॉडी ली जिस पे एक्सटेंडेड चार्जेस है, बटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या वैलिड होगा? चार्ज तो भाई बट रहा है, हमें चाहिए पॉइंट चार्ज। तो इसकी गलती क्या है? ये जैसे मान लो हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चारों तरफ इस स्फीयर के, तो हमें तो कैसा चार्ज चाहिए? हमें तो चाहिए खाली एक पॉइंट चार्ज, बिल्कुल फिक्स। और ये पूरा एक्सटेंडेड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं? एक्सटेंडेड। अगर जो चार्ज होता है उस पर कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता। मतलब अगर चार्ज बांट दिया चारों तरफ तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। बिल्कुल पॉइंट चार्ज पे ये वैलिड होगा। ठीक है, एक तो इसकी लिमिटेशन ही है। एक सेकंड लिमिटेशन आपके बच्चों ये होती है कि मान लो आपके दो चार्ज है, यहाँ पे मान लो आपके ये दो चार्ज है, ये Q1 ये Q2, ये रेडियस तो आपकी दिख रही है R है, और ये इस चार्ज की रेडियस है लेट R। तो कौन सी रेडियस ग्रेटर है? ये रेडियस बड़ी होनी चाहिए, ये रेडियस छोटी होनी चाहिए। तो R ग्रेटर टू R, मतलब ये दूरी बहुत बड़ी होनी चाहिए, ये दूरी छोटी होनी चाहिए, जब कूलम्ब्स लॉ वैलिड करता है। अगर आपका ये रेडियस ज़्यादा होगी और ये रेडियस कम होगी तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं करता है। ठीक है, तो लिमिटेशंस तो है कि एक्सटेंडेड चार्ज पे नहीं लगता, मतलब कि हमें पॉइंट चार्ज पे वैलिड होता है। कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज की, पॉइंट चार्ज पे वैलिड है। फिर जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो क्या है? अगर दो चार्ज सेपरेट कर दी हमने, बीच की रेडियस R है और चार्ज की जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो ये रेडियस बड़ी होनी चाहिए देन किससे? इस वाली R से, तभी कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। तो ये भी क्या इसकी सेकंड ड्रॉबैक्स है। फिर बच्चों इसमें है आपका कूलम्ब्स लॉ में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म बिल्कुल एक्यूरेट मेथड वो पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, देखो क्या है बच्चों, नेक्स्ट है आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कि
वेक्टर फॉर्म में, वो तो स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में कि डायरेक्शन के हिसाब से कैसे न्यूमेरिकल इसके सोल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, मान लो आप दो चार्ज ले लो, एक पॉजिटिव का Q1 और एक पॉजिटिव का Q2, ठीक है। ये फोर्स, इस पे फोर्स कैसे लगा, पहले से दूसरे पे, 1 to 2, तो फर्स्ट से सेकंड, फोर्स 1 से 2, इसका मतलब होता है फोर्स लगा पहले से दूसरा इस तरफ, प्लस प्लस रिपेल होगा, ठीक है, इस तरफ। अब दूसरे से पहले पे इस तरफ, फोर्स दूसरे से पहले में इस तरफ, ठीक है बच्चों, डायरेक्शन ध्यान देना, पहले से दूसरा इस तरफ और दूसरे से पहला इसकी तरफ। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर, ये आपकी रेडियस मान लेते हैं r1 पोजीशन वेक्टर के लिए और इसकी r2। हम चलते हैं इनिशियल से फाइनल। मैथ में जो बेटा पोजीशन वेक्टर होता है बच्चों, वो होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे हम चले r1 से r2, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, r2 माइनस r1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल तो आपका ये लास्ट वाला और इनिशियल ये। अगर निकालते हैं इस तरफ से 2 से 1, तो 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2 आ गया पोजीशन वेक्टर निकालना। जैसे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं हम पहले से दूसरा, तो दूसरा माइनस पहला, दूसरे से पहला, तो पहला माइनस दूसरा, ठीक है बच्चों। फिर अप्लाई करते हैं कुलाम्स लॉ, यूजिंग कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ क्या है, वेक्टर फॉर्म में फोर्स 1 से 2 इज इक्वल टू के Q1 से Q2 अपॉन में जो फोर्स लगाया आपने 1 से 2, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है 2 माइनस 1, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे R2 से 1, क्योंकि हमें पता है कैसे फोर्स लगेगा, पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल का स्केयर और इसका ये यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं कैपा यूनिट वेक्टर, ठीक है। फोर्स लगा 1 से 2, तो यहाँ पे 2 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है 1 माइनस 2। जैसे मान लो पोजीशन वेक्टर 2 से 1 निकालो, तो क्या होगा आपका R1 माइनस का R2। और इसका मैग्नीट्यूड लेना हो तो क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड 2 से 1 का मैग्नीट्यूड मॉडुलस R1 माइनस R2, ये हो जाएगा। और हमें पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू इसका वेक्टर बटे वेक्टर का मॉडुलस R1 माइनस का 2 अपॉन में मॉडुलस R1 माइनस 2, ठीक है बच्चों। ये इसका मॉडुलस, ये वैल्यू पुटिंग करो इसमें भी और इसमें भी करो, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, तो फोर्स 1 से 2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, देखो के Q1 Q2 अपॉन में ये वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है ना। पहले ये वैल्यू पुट कर देते हम R1 माइनस का R2 अपॉन में, एक तो यहाँ पे देखो बच्चों आपका स्क्वायर है और एक ही है, तो क्या हो जाएगा ये क्यूब, क्या हो जाएगा आपका क्यूब। तो वेक्टर के लिए लगाओ R1 माइनस का 2 की क्यूब, ये आपका कुलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। इसके लिए देखो सिंपल सी ट्रिक बता रहे हैं हम, अगर यहाँ पे आप स्क्वायर करो, फोर्स निकालो आप 1 से 2, अगर यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हो तो आएगा 2 से 1, क्योंकि हमें पता है मैथ में पोजीशन वेक्टर क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जैसे यहाँ 2 से 1 है तो 1 माइनस 2, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा ही क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और जो रिलेटिव होता है वो होता है इनिशियल माइनस फाइनल, उल्टा होता है रिलेटिव इससे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट, यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो सेम एज मिलेगा, फोर्स 1 से 2 तो R माइनस 1 माइनस 2 की क्यूब और ऊपर वेक्टर, क्योंकि हमें पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर बटे वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है, क्या होता है मॉडुलस। अब बात करो फोर्स नंबर 2 1 की, तो 2 1 की तो सेम एज आएगा इतना ही, 2 1 निकालो वही क्यूब के अंदर डायरेक्ट ही के Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा, यहाँ से फोर्स 1 से 2 था तो इसका निकालो, अब क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस का R1 की क्यूब वेक्टर 2 माइनस 1, ठीक है। जितना फोर्स आपका ये लगेगा इस तरफ उतना ही आपका ये लगेगा अपोजिट, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, कि जितना फोर्स आप इस तरह लगाओगे इतना भी सेम होगा, ठीक है। तो जितना फोर्स नंबर 12 प्लस फोर्स नंबर 2 1 इक्वल टू 0, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 2 1 फोर्स नंबर 1 से 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 1, क्योंकि ये जितना अगर जैसे कुछ न्यूमेरिकल के अंदर आपका 10 न्यूटन आ गया तो ये कितना होगा माइनस का 10, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। माइनस का क्यों लगा दिया भाई यहाँ पे 0 पे, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स कितना है इसका 0, इक्विलिब्रियम में है ये, इक्विलिब्रियम का मतलब एक फोर्स इस तरफ लगा एक फोर्स इस तरफ, तो नेट फोर्स बीच का क्या आएगा 0, तो यहाँ पे 0 है। तो न्यूटन्स थर्ड
लॉ के अकॉर्डिंग क्या है ये आपका जितना फोर्स बोलस का आएगा यहाँ पे तो उतना ही फोर्स नेगेटिव का। और ये कॉन्सेप्ट याद रखना इसके न्यूमेरिकल के लिए, अगर आप यहाँ पे क्यूब लिखना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे क्यूब लिखना चाहते हैं तो रेडियस आएगी 1 से 2 सेम एज। अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो आएगा 2 से 1, इससे अपोजिट होगा 2 से 1, ठीक है, क्योंकि हमें पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर बटे वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के स्पेशल न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। थैंक यू।